अपनी बात को खत्म करूं। भाई बढ़िया बस मार्शल 10,500 लोगों को निकाल के भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने बेरोजगार कर दिया। उनको नौकरी किसने दिया था? अरविंद केजरीवाल ने। किस लिए दिया था? कि हमारे माताएं, बहनें, बेटियां जब बसों में चलेगी तो उनकी सुरक्षा के लिए हमारा बस मार्शल होगा। अरे बीजेपी के लोगों, तुम्हारी बहन बेटियां ऊंची बसों से चलती है। मैं तो कहना चाहता हूं, जरा सा अगर तुम्हारे अंदर मानवता होती तो तुम बस मार्शलों की बर्खास्तगी नहीं होने देते, केजरीवाल जी के साथ खड़े होते और कहते हम महिलाओं की सुरक्षा में केजरीवाल के साथ हैं। याद है ना उदाहरण? सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए 9 दिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तीनों लोग धरने पर बैठे रहे। वो सीसीटीवी कैमरा किस काम आया? किस काम आया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी यहाँ आई थी दिल्ली में, वो मार्केटिंग कर रही थी, उसका बैग चोरी हो गया, पुलिस वालों को चोर मिल नहीं रहा था, प्रधानमंत्री की भतीजी का मामला था। उन्होंने कहा केजरीवाल का सीसीटीवी खंगालो, उसमें चोर पकड़ा जाएगा। अरे प्रधानमंत्री जी, जो सीसीटीवी कैमरा लगता है, जो मोहल्ला क्लिनिक बनता है, अरे जो बस मार्शल लगाए जाते हैं, ये मुफ्त बिजली का जो लाभ मिलता है, ये फ्री पानी का जो लाभ मिलता है, ये परिश्रम स्कीम का जो लाभ मिलता है, वो स्कीम दिल्ली के 3 करोड़ लोगों के लिए है। उसमें बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, किसी भी पार्टी के लोग हैं। इन कामों का विरोध मत करो। और केजरीवाल के बारे में एक बात जान लेना, जेल से, मुकदमे से, लाठी से न केजरीवाल रुकने वाले हैं, न केजरीवाल की फौज रुकने वाली है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा? मुकदमे से डरते तो नहीं ना? जेल से नहीं डरते ना? तो हमारे इस नेता, हमारे इस भाई के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने को तैयार रहना। तैयार हो? तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? भारत माता की अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भैया। और मैं बिना देरी के आग्रह करूंगा हमारे यहाँ के सबके चहेते और देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री अरविंद मनीष भाई से कि आप मंच पे आए, अपनी बात रखें। अरविंद जी एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे मनीष भाई। अरविंद जी। भारत माता की इंकलाब, अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 22 सितंबर के बाद अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरी आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली की जनता की अदालत में है। धन्यवाद दिल्ली की जनता कि आपने इतनी बड़ी अदालत में फिर से हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अरविंद केजरीवाल जी चाहते तो जेल से बाहर आने के बाद 5-6 महीने और मुख्यमंत्री रह सकते थे, लेकिन इस्तीफा दे दिया। वो चाहते तो इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री की कुर्सी से। मैं भी जब सीबीआई मुझको गिरफ्तार करके ले गई थी, डिप्टी सीएम था, एजुकेशन मिनिस्टर था, शिक्षा पे काम कर रहा था, जेल से बाहर आया तो वापस डिप्टी सीएम बन सकता था, वापस शिक्षा मंत्री का काम संभाल सकता था, लेकिन नहीं, मैंने भी मना कर दिया कि अभी डिप्टी सीएम नहीं बनना। ये लांछन लेके, इस तरह का जो बीजेपी ने लांछन लगाया है, इस लांछन का आधा जवाब तो कोर्ट से आ गया है और आधा जवाब जनता से आ जाएगा। ये लांछन लेके सीएम और डिप्टी सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं और दिल्ली की जनता ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं, तो सम्मान के साथ वापस जाके सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे और फिर काम करेंगे प्रधानमंत्री। अगर दिल्ली की जनता ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो
जनता मोहर लगाएगी अरविंद केजरीवाल जी के काम करने वाले काम पे, और फिर केजरीवाल जी जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे अगले चुनाव के बाद। अगर मेरे ऊपर दिल्ली के लोगों को भरोसा है कि ये आदमी शिक्षा मंत्री बनेगा, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री बनेगा, हम इसको दोबारा शिक्षा मंत्री चुनते हैं, तब मैं जाके शिक्षा मंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। अगर दिल्ली की जनता मोहर लगाएगी तो बैठूंगा। इसलिए जनता की अदालत में सर, मैं जनता की अदालत के साथ साथ पदयात्रा में भी जा रहा हूं, पूरी दिल्ली में पदयात्राएं कर रहा हूं। हर जगह पदयात्राओं में मुझको लोग मिल रहे हैं। लोग बताते हैं कि जब से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने उससे पहले कई लड़के मिलते हैं मुझे, कई लड़कियां मिलती हैं मैंने, कि जी हम तो उत्तर प्रदेश में रहते थे, हम तो राजस्थान में रहते थे, हम तो मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में रहते थे, बिहार में रहते थे, लेकिन जब से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हमें बिहार में, उत्तर प्रदेश में रहते हुए लगा कि हमारे बच्चों का भविष्य वहां नहीं, केजरीवाल जी की सरकार में भविष्य मिलेगा, इसलिए हम दिल्ली आ गए। उन लोगों का ये कहना है, सर दिल्ली के लोगों का कहना है, मैं पदयात्राओं में लोगों से मिलता हूं कि अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों की शिक्षा का क्या होगा। ये दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं मुझसे पदयात्रा में, मुझसे दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं पदयात्रा में कि अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों के स्कूलों का क्या होगा, अस्पतालों का क्या होगा, फ्री बिजली बिल का क्या होगा, जीरो बिजली बिल जो आते हैं उनका क्या होगा, जो महिलाओं के लिए जीरो टिकट कर रखा है, फ्री बस यात्रा कर रखी है, उसका क्या होगा, बुजुर्गों की मुफ्त तीर्थ यात्रा का क्या होगा अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये लोग पूछ रहे हैं। इसलिए लोग अंदर अंदर संकल्प पैदा कर रहे हैं कि आने दो चुनाव, बता देंगे मोहर लगा के कि हमारे केजरीवाल जी ईमानदार भी हैं और केजरीवाल जी से ज्यादा कोई काम भी नहीं करता। दिल्ली को तो केजरीवाल जी चाहिए, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी नहीं रहे तो जिस आदमी का बिजली का बिल अभी जीरो आ रहा है, कई कई हजार रुपए आने लगेगा, जिसके स्कूल बर्बाद हो गए, सरकारी स्कूल बर्बाद हो जाएंगे और प्राइवेट स्कूल 10 गुना फीस कर देंगे। लोग जानते हैं इस बात को, लोग जानते हैं कि केजरीवाल जी के बिना मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, बसों में यात्रा महिलाओं की बंद हो जाएगी, और 6 महीने केजरीवाल जी को जेल में भेज के भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से पिछले दरवाजे से शासन चलाने की कोशिश की। एलजी वाले रास्ते से लोगों ने देख लिया कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला 6 महीने के लिए, दिल्ली की सड़कों पे आफत आ गई। केजरीवाल जी को जेल में डाला 6 महीने के लिए, दिल्ली के सीवर और पानी में दिक्कत होने लगी। केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल में डाल के दिल्ली के लोगों, बीजेपी ने डाला तो दिल्ली के लोगों को लग गया कि बिना केजरीवाल दिल्ली बेकार, बिना केजरीवाल दिल्ली परेशान। ये दिल्ली के लोगों को आज लग रहा है। आज फिर अरविंद केजरीवाल जी आ गए तो मैं पदयात्रा में जाता हूँ, लोग कहते हैं भैया मेरी गली खराब थी लेकिन मुझे पता है केजरीवाल जी आ गए अब तो ठीक हो ही जाएगी, केजरीवाल जी आ गए अब तो हो ही जाएगा। लोग मुझे समस्या बताते हैं, मैं पूछता हूँ बताओ क्या है, बोले चिंता मत करो हमको पता है केजरीवाल जी आ गए तो हो ही जाएगा। तो लोगों को उम्मीद है कि अब केजरीवाल जी आ गए तो हो ही जाएगा, और जब थोड़ी बहुत कसर रह गई है उसको हम मुख्यमंत्री बना के वापस पूरी कर लेंगे। थोड़ी सी बात मैं इस मंच से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ। मोदी जी, आपने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को एक एक करके जेल भेज दिया, झूठे आरोप लगा के जेल भेज दिया। आपने मुझको जेल भेजा, संजय सिंह जी को जेल भेजा, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, सत्येंद्र जैन जी को जेल भेजा, सब पे झूठे आरोप लगा के जेल भेजा। और सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं, आपने सिर्फ ईडी सीबीआई नहीं, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस, ईडी सीबीआई, जो भी आपके पास एजेंसी है मोदी जी, आपने सारी एजेंसियों को बस एक काम पे लगा रखा है, आम आदमी पार्टी को तोड़ दो, केजरीवाल जी को खत्म कर दो। केजरीवाल जी को कैसे खत्म किया जाए, सारी एजेंसियों का निर्णय इस काम पे लगा रखा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने हमको सबको जेल में डाला, केजरीवाल जी को 6 महीने जेल में रखा, क्या मिला नरेंद्र मोदी जी आपको, क्या मिला आपको अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने जेल में रख के, क्या हासिल किया आपने? एक ही चीज की आपने कि आपने 6 महीने केजरीवाल जी को जेल में रख के दिल्ली के काम रुकवा दिए, आपने सड़कें खराब करवा दी,
आपने पानी सीवर की प्रॉब्लम क्रिएट करा दी। पावर कट बढ़ने लगे जब केजरीवाल जी आपने दिल्ली में जेल में डाले, लोगों को परेशानी हुई। आज तक मोदी जी से कह रहा हूं कि आज तक देश के इतिहास में एक भी नेता ऐसा नहीं हुआ जिसने विपक्ष को खत्म करने के लिए दिल्ली के, अपने राज्य के, देश के लोगों के काम रुकवाए हों। मैं कहूंगा कि मोदी जी आज आपको दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए कि उनके चुने हुए नेता को आपने जेल भिजवाया। दिल्ली के काम रुकवाने के लिए मोदी जी आपको दिल्ली वालों से माफी मांगनी चाहिए। आपने दिल्ली के बच्चों का भविष्य खराब करने की साजिश करी है, आपको दिल्ली के बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। और मोदी जी अगर आपको माफी मांगने में शर्म आ रही है, अगर मोदी जी आपको माफी मांगने में शर्म आ रही है, तो कम से कम पूरे देश के लोगों से आज वादा करिए कि अब आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको देश के लोगों से वादा करना चाहिए कि आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो रिटायर होने में 1 साल रह गया। आप 75 साल के हो गए, रिटायर हो जाओगे। कम से कम रिटायर होने से पहले कुछ तो अच्छा करके जाओ, एक काम तो ढंग का करके जाओ, ताकि जब आप रिटायर होकर घर बैठो तो लोग कहें यार नरेंद्र मोदी जी ने भी रिटायर होने से पहले अच्छा काम कर दिया था, देश से माफी मांग ली थी, दिल्ली के लोगों से माफी मांग ली थी। मैं कहना चाहता हूं क्योंकि मोदी जी कोर्ट ने कह दिया है कि कोई केस नहीं था। आज कोर्ट कह रहे हैं कि सारे आरोप झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सबसे बड़े कोर्ट ने इन एजेंसियों को ऐसे लताड़ा है, मोदी जी की एजेंसियों को, कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे ईडी और सीबीआई वाले कि किसी ने किसी मामले में झूठा आरोप लगा के इन्होंने उनको लताड़ा था। बीजेपी के आरोप पर तो कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन कोर्ट जो कह रहा है उस पर तो भरोसा करोगे। आज देश के सबसे टॉप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल जी को जबरदस्ती अरेस्ट किया गया था। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट कह रहा है कि 400-500 रेड्स कर दी आप लोगों ने, लेकिन आपको 1 रुपया केजरीवाल जी से, मनीष सिसोदिया से, संजय सिंह से नहीं मिला। ये कोर्ट कह रहा है आज आपकी एजेंसियों को और आपको। कोर्ट कह रहा है कि आपने बिना सबूत, बिना आधार इन लोगों को इतने दिन जेल में रखा। कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आज सीबीआई और ईडी मोदी जी के तोता मैना बन के रह गए, पैरेट पिंजरे में बंद तोता बन के रह गए। कोर्ट कह रहा है कि 2 साल से जो आरोप लगा रहे हो वो 2 मिनट में ट्रायल कोर्ट में खत्म हो जाएंगे। कोर्ट कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि अगर आप इन लोगों की बेल का विरोध करोगे तो हम ऐसा ऑर्डर पास करेंगे कि आपका केस 1 मिनट नहीं टिक पाएगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, ये टिप्पणियां की जा रही है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट पूछ रहा है कि आप ऐसे गवाहों को लेके आ रहे हो, कैसे गवाहों को लेके आ रहे हो जो जिन रोजाना अपना बयान बदलते रहते हैं, ये तो तुम्हारे गवाह हैं मोदी जी। ये इन गवाहों के बेस पर आप केजरीवाल जी को अरेस्ट कर रहे हो। कोर्ट कह रहा है कि आप बार-बार कह रहे हो कि गोवा में पैसा खर्च हुआ, पंजाब में पैसा खर्च हुआ, एक सबूत नहीं ढूंढ पा रहे हो। ये कोर्ट ने एजेंसियों से पूछा है मोदी जी की। मैं बस मोदी जी को ये कह रहा हूँ कि आपने जैसा केस बनवाया वो आपके ऊपर अब मुंह पे आके, हम सब लोग बाहर हैं, केस आपका झूठा साबित हो गया। बस आपने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदता में एक ऐसे इंसान को जेल भेजा जिसको सारी दिल्ली और सारा देश ईमानदारी का प्रतीक समझता है। लोग आज केजरीवाल जी की ईमानदारी की कसमें खाते हैं, लोग आज केजरीवाल जी के काम करने की कसमें खाते हैं कि ये बंदा काम करता है, ये बंदा ईमानदार है, गलत नहीं कह सकता। पहली बार आपने एक ऐसे आदमी को चुनौती दी है जो हिम्मत दिखा पाए और लोगों को जाके कहता है कि मैंने काम किया तो वोट देना, काम के बेस पर वोट देना, नहीं तो वोट मत देना, और जनता फिर उसको वापस चुनती है। लेकिन मोदी जी आप काम से नहीं रोक पाओगे, आप लोगों को काम करने से नहीं रोक पाओगे। केजरीवाल जी जेल में अंदर रहे या बाहर, सरकार में रहे या सरकार से बाहर, केजरीवाल जी ऐसे आदमी हैं जो 24 घंटे यही सोचते रहते हैं कि दिल्ली के लिए कैसे काम किया जाए, दिल्ली के काम कैसे किए जाएं। मैं आपको, जनता को कहना चाहता हूं, मोदी जी तो पता नहीं जवाब देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन आप जवाब दे दीजिए कि मोदी जी आपने जो एजेंसियों का दुरुपयोग करके केजरीवाल जी को अत्याचार किए, वो अत्याचार दरअसल दिल्ली की जनता के ऊपर थे, केजरीवाल जी के ऊपर तो जो थे ही थे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद सर। अविलंब आप सबके बीच हमारे आपकी चहेते नेता से भी जाएगा, फिर महाराष्ट्र से भी, अब सारे डबल इंजन की सरकार जा रही है। लोगों को समझ में आ गया डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार।
इसीलिए पूरे देश से इनकी सरकारें जा रही हैं। आगे बच्चे छोड़ के आए हैं। अब दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली में आके ये कहेंगे डबल इंजन सरकार बना दो, डबल इंजन सरकार बना दो। इनसे पूछना जब आए कि भाई हरियाणा वालों ने बनाई थी तुम्हारी डबल इंजन की सरकार, 10 साल तक इनकी हरियाणा में डबल इंजन की सरकार रही, तो ऐसा क्या करा तुमने कि हरियाणा में आज कोई इनको अपने गांव में नहीं घुसने दे रहा? पता है आप लोगों को, आपकी रिश्तेदारियां होंगी गांव में। मैं गया था, अभी पूरे हरियाणा में घूम रहा था, मैं चुनाव प्रचार के लिए मैं गया था। भाजपा वालों को गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे, मतलब जैसे मतलब धक्के मार मार के लोग मोहल्ले में नहीं घुसने दे रहे, गलियों में नहीं घुसने दे रहे, गांव में नहीं घुसने दे रहे। तो डबल इंजन की सरकार तुम्हारी हरियाणा में बनाई थी, ऐसा क्या कर दिया तुम लोगों ने कि हरियाणा वाले अब तुमको दुत्कार के भगा रहे हैं अपने अपने गांव से? उत्तर प्रदेश में 7 साल से डबल इंजन की सरकार है। कुछ तो गड़बड़ करी होगी तुमने कि आधी सीट रह गई तुम्हारी लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश से। क्या गड़बड़ करी तुम्हारी डबल इंजन ने? मणिपुर में इनकी डबल इंजन की सरकार है, 7 साल से जल रहा है मणिपुर, पिछले 2 साल से जल रहा है। तो ऐसी डबल इंजन की सरकार चाहिए कि मणिपुर बना दें हर राज्य को? तो अगर ये आए आपके पास और कहें डबल इंजन की सरकार चाहिए, तो बोलना बिल्कुल नहीं बनानी डबल इंजन की सरकार, थक गया ये देश डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन का मतलब है डबल लूट, डबल भ्रष्टाचार। मोदी जी के एक दोस्त हैं, नाम पता है सब लोगों को? एक ही कहते हैं मोदी जी कहीं भी विदेश जाते हैं, उनके पीछे पीछे वो जाता है और उनके लिए ठेके इकट्ठे करके लाते हैं। देश में जितने काम है सारे उनको दे रहे हैं, केंद्र सरकार में जितने ठेके हैं सारे उसको मिलते हैं। कौन है? तो डबल इंजन की सरकार इसलिए चाहिए कि केंद्र के तो सारे ठेके दे दिए, अब राज्यों के ठेके भी देने हैं उनको, इसलिए इनको डबल इंजन की, डबल लूट की सरकार चाहिए इनको। अभी आएंगे आपके घर में, आएंगे चुनाव में और कहेंगे जो जो केजरीवाल ने किया वो सारा काम हम करेंगे। अभी कह रहे हैं, ये जा रहे हैं जगह जगह, जो जो केजरीवाल ने किया सारा काम हम करेंगे। तो उनको कहना फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? केजरीवाल नहीं हमारे सारे काम करने के लिए, फिर इनकी क्या जरूरत है? चलो इनको एक मौका देते हैं, इनसे ये पूछना, केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दी, आज इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, इनसे पूछना एक राज्य बता दो जहां तुमने बिजली फ्री करी हो, एक राज्य बता दो। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कहीं इन्होंने बिजली फ्री करी हो? इनकी 22 राज्यों में सरकार है। हमने दिल्ली के अंदर गरीबों के लिए शिक्षा शानदार कर दी, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। ये आए आपके पास और कहें हम केजरीवाल के सारे काम करेंगे, इनसे पूछना कौन से राज्य के अंदर तुमने स्कूल ठीक करे? गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, एक स्कूल दिखा दो। मैं गुजरात गया था प्रचार करने के लिए पिछली बार 2 साल पहले, एक स्कूल नहीं मिला जो इन्होंने ठीक करा। गरीबों की शिक्षा का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। 22 राज्यों में इनकी सरकार है, एक काम बता दें, एक काम जो इन्होंने अच्छा काम करा हो 22 राज्यों के अंदर। मैं आज मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगले साल 17 सितंबर को आप 75 साल के हो जाओगे, अगले साल 17 सितंबर को आप रिटायर हो जाओगे, 1 साल और बचा आपका प्रधानमंत्री का। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री जी, इस 1 साल के अंदर आप अपने इन 22 राज्यों के अंदर कोई काम करके दिखा दो जो दिल्ली के अंदर काम हुए। बिजली मुफ्त करके दिखा दो, स्कूल ठीक करके दिखा दो, अस्पताल ठीक करके। लोग ये कह रहे हैं 10 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते, 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा। जब ये रिटायर होंगे तो लोग
करके गया। आखिरी 1 साल में करके जाओगे तो लोग कहेंगे चलो 10 साल में कुछ नहीं किया, 11वें साल में तो कुछ करके गए। आज मैं मोदी जी को कहता हूँ चलो कुछ नहीं, एक ही काम कर दो। फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, फरवरी के पहले इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो। दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। इन 22 राज्यों के अंदर आप बिजली मुफ्त करके दिखा दो, जैसे दिल्ली में हमने दिल्ली के लोगों की बिजली मुफ्त करी है। आपका प्रचार केजरीवाल करेगा दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था, दोस्तों मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाह रहा हूं, चारों तरफ ऐसा माहौल हो रहा है, रोज गोलियां चल रही है दिल्ली में। बड़े बड़े गैंगस्टरों ने अपने ठिकाने बना लिए दिल्ली के अंदर। अखबारों में तो 2-4 खबरें ही छपती हैं। गांव देहात दिल्ली का है, जो उधर निकल जाओ इतना क्राइम हो गया, इतना अपराध हो गया। मैं लेके आया हूं आज खूब सारे। 4 अक्टूबर को खड्डा कॉलोनी दक्षिण दिल्ली जैतपुर में नीमा हॉस्पिटल में एक 50 साल के डॉक्टर की हत्या कर दी गई गोली मार के। 30 सितंबर को उत्तम नगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता रमनजीत सिंह की गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाई गई। 29 सितंबर को नांगलोई में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने एक शराब माफिया की गाड़ी रोकने की कोशिश की और उस शराब माफिया के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई। 28 सितंबर को गुलाबी बाग में 4 किलो सोना 3.5 करोड़ का लूट के भाग गए। 28 सितंबर को नारायण विहार में 20 राउंड गोलियां चलाई। एक गाड़ी शोरूम था गाड़ियों का, उसके ऊपर 20 राउंड गोलियां चलाई। 28 सितंबर को महिपालपुर में एक होटल के अंदर फायरिंग हुई। 28 सितंबर को नांगलोई में 2 लोगों ने 3 या 4 राउंड एक दुकान के, ये कई सारे हैं, ये कोई अंत नहीं है। मैं खूब सारे लेके आया हूं। ये जो अपराध दिल्ली के अंदर हो रहा है, सारी सीमाएं तोड़ दी। जैसे 90 के दशक में हम सुना करते थे बंबई में अंडरवर्ल्ड का राज था, वही हाल आज दिल्ली का हो रहा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और ये तो वो है जो अखबारों में छप रही हैं, ये तो वो है जिसमें एफआईआर हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो पुलिस के पास जाती नहीं है या पुलिस एफआईआर ही नहीं करती? कितनी घटनाएं ऐसी हैं दिल्ली के अंदर? आज आम आदमी का सुरक्षित जीना मुश्किल हो गया। दिल्ली पुलिस इनके पास है, सुरक्षा व्यवस्था इनके पास है। क्या कर रही है बीजेपी? क्या कर रही थी बीजेपी जब ये फायरिंग हो रही थी? क्या कर रही है बीजेपी जब ये सारी घटनाएं हो रही हैं? बीजेपी दिल्ली सरकार के काम रोकने की कोशिश कर रही है, बस ये करती है। उनको एक ही काम दिया था आप लोगों ने कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था संभालो, वो तो इनसे संभलती नहीं। जो काम इन लोगों को दिया गया वो काम तो ये करते नहीं, लेकिन वो दिल्ली सरकार के काम, वो बस मार्शल रोकने की कोशिश करते हैं। बसों के अंदर इनको क्या पता बसों में कैसे यात्रा होती है। राजनीति में आने के पहले मैं 10 साल दिल्ली की झुग्गियों में रहा था। बसों में रोज आया जाया करता था। बसों में 10 साल तक दिल्ली की बसों में मैंने भी खाक छानी है। मुझे पता है कि दिल्ली की बसों में क्या व्यवस्था होती है। एक महिला जब दिल्ली की बस में चढ़ती है, अगर उसे बैठने को सीट ना मिले तो मैं जानता हूं उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। इधर से कोई छेड़ता है, उधर से कोई छेड़ता है, इधर से कोई उसको तंग करता है। किस तरह से दिल्ली की बसों के अंदर जेब कतरे काम करते हैं, किस तरह से अपराध होते हैं। जब हमारी सरकार बनी हमने दिल्ली में बस मार्शल नियुक्त किए। बस मार्शल जब से नियुक्त किए मेरे को चारों तरफ से पता चलने लगा महिलाएं अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अगर किसी बस के अंदर कोई मन चला, कोई गलत आदमी किसी महिला को छेड़ता था, वो जोर से शोर मचाती थी, बस मार्शल उसको तुरंत आके दबोच लेते थे और उसको पुलिस थाने ले जाते थे। कितने ऐसे मौके हैं, मेरे को पता है हमारे बस मार्शलों ने कितने अपराध रोके हैं, कितने जेब कतरे पकड़े हैं। एक बार तो एक छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा, उसको किडनैप करके ले जा रहे थे कुछ लोग। वो बच्चा पूरी तरह से रो रहा था। बस मार्शल को शक हुआ कुछ तो गड़बड़ है। वो एक स्टॉप पे उतरा, एक आदमी उस बच्चे को लेके, वो बस मार्शल उसके पीछे पीछे उतर गया और उसको रेलवे स्टेशन तक उसका पीछा किया। तब पता चला वो बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा था। हमारे बस मार्शल ने उस किडनैपर को पकड़ के और उसको, बच्चे को अपने माँ बाप को लौटाया।
तुमसे तो नहीं संभल रही दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था। अगर कोई दूसरा अच्छे काम कर रहा है उसको तो मत रोको यार। अगर हमने दिल्ली की बसों में सुरक्षित व्यवस्था ठीक की थी, तुम्हें ये पूरी दिल्ली के अंदर करनी चाहिए थी। तुमने बसों के अंदर भी बंद कर दी, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इन्होंने बस मार्शल 1 साल हो गया दिल्ली के अंदर बंद किए हुए। 3-4 बार तो मैं दिल्ली के एलजी के पास होके आया। मैंने दिल्ली के एलजी के पैर पकड़े, मैंने कहा ये बस मार्शल बंद मत करो। एक तरफ इन्होंने दिल्ली में बसों के अंदर महिलाओं को सुरक्षित कर दिया, यात्रियों को सुरक्षित कर दिया। दूसरी तरफ ये बस मार्शल कौन है? ये गरीब बच्चे हैं बेचारे। 15-15 हजार रुपए मिलते हैं इनको महीने के। अरे 15 हजार रुपए में आजकल कौन नौकरी करता है? गरीब आदमी तो नौकरी करता है। कोई इनका बीजेपी के नेताओं का बच्चा तो नौकरी नहीं करता बस मार्शल की। गरीब आदमी तो नौकरी करता है। बहन जी गलत तो नहीं कह रहा? गरीब आदमी तो नौकरी करता है। इन 10,000 बस मार्शल की नौकरी छीन ली इन लोगों ने। और कितनी नौटंकी कर रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। कभी कहते हैं कैबिनेट नोट पास नहीं किया, कभी कहते हैं फलाना नोट पास नहीं किया, ये नहीं किया। कल हमारी सारी कैबिनेट बैठ गई इनके साथ। आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज, ये हमारे सारे मंत्री बैठ गए। बोले बताओ कहाँ साइन करने हैं? बोले कैबिनेट नोट पास करो। इन्होंने कैबिनेट नोट बना दिया। कल ये सारे दिल्ली के सामने, सारे देश के सामने ये नंगे हो गए। इसका मतलब इनकी नीयत नहीं है, इनकी नीयत नहीं है। ये गरीबों के खिलाफ हैं ये लोग, ये गरीब विरोधी हैं। मेरे को पता चला जब मैं जेल में था, इन्होंने 500 डेटा एंट्री ऑपरेटर निकाल दिए अस्पतालों से। गरीब डेटा, जब आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, खिड़की पे जाते हो, जो आपकी पर्ची बनाता है वो तो गरीब आदमी होता है जो पर्ची बनाता है। पर्ची बनाने वाले 500 आदमी निकाल दिए इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। 1000 आपके सीवर की सफाई करने वाली लेबर निकाल दी इन लोगों ने। जब मैं जेल में था, सीवर की सफाई करने वाले 1000 कर्मचारी निकाल दिए इन्होंने। इन्होंने अलग अलग विभागों से फेलोज निकाल दिए इन लोगों ने। इन्होंने 5000 होमगार्ड की तनख्वाह रोक रखी है 5 महीने से। इन्होंने वृद्धावस्था पेंशन रोक रखी है 5 महीने से। इन्होंने विडो पेंशन रोक रखी है, विधवा पेंशन रोक रखी है 6 महीने से। इन्होंने डीटीसी के जो पेंशनधारी हैं उनकी 8 महीने से पेंशन रोक रखी है। अरे शर्म कर लो यार। अरे भगवान से डरो तुम लोग। भगवान है इस दुनिया में, है कि नहीं है? कौन कौन मानता है भगवान है? अरे बहुत बुरा करेगा तुम लोगों का। इनकी हाय लगेगी। ये गरीब है सारे, ये कोई अमीर लोग नहीं है। इनकी तनख्वाह रोक ली, इनकी नौकरियां छीन ली, हाय लगेगी तुमको। तुमको लगता है ऐसे तुम दिल्ली जीतोगे? अरे कुछ अच्छे काम करो यार। तुम्हारे पास इतनी बड़ी ताकत है, केंद्र सरकार में तुम्हारी सरकार है, इतना पैसा है, कुछ अच्छे काम करते। लेकिन अब चिंता मत करना, तुम्हारा केजरीवाल आ गया, सबकी तनख्वाह दिला दूंगा। सारे काम करा दूंगा, सबकी तनख्वाह दिला दूंगा, सबकी नौकरी वापस करवाऊंगा। जितने बस मार्शल हैं, सारे बस मार्शल को कहना चाहता हूं आपका बड़ा भाई आ गया। लड़ेंगे। कल मैंने देखा कैसे सौरभ भारद्वाज विजेंद्र गुप्ता के पैरों के अंदर पड़ा था। ये छोटी बात नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। कोई मंत्री बन जाए उसका ऐसा अहंकार हो जाता है, ऐसा अहंकार हो जाता है। मैं अभी इनके एक मंत्री का बयान बताऊंगा। हमारे मंत्री दिल्ली के लोगों के लिए इनके पैरों में भी गिर जाते हैं। कल सौरभ भारद्वाज बीजेपी के पैरों में नहीं गिरा था। सौरभ भारद्वाज कौन है? ये कोई एक शख्स नहीं है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों द्वारा चुना हुआ मंत्री है, आपका मंत्री है। कल सौरभ भारद्वाज बीजेपी के पैरों में नहीं था, इस देश का जनतंत्र बीजेपी के पैरों में गिर के कराह रहा था। बड़ी शर्म आई। जिस पार्टी को 62 सीटें दी लोगों ने और जिस पार्टी को 8 सीटें दी, वो 62 सीटों वाली सरकार बीजेपी के पैरों में गिर के उनसे भीख मांग रही है, हमारे बस मार्शल्स को बचा लो। मैं जब जेल गया, इन्होंने आपकी सड़कें खराब कर दी,
सड़कों की रिपेयर बंद करा दी, जगह जगह सीवर की मेंटेनेंस बंद करा दी इन्होंने। हम दवाइयाँ फ्री देते हैं, अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई, फ्री टेस्ट का इंतजाम किया है। 8 साल से सही चल रहा था, सबको फ्री दवाइयाँ मिल रही थी, सबको 9 साल से फ्री दवाइयाँ, फ्री टेस्ट। मैं जेल गया, इन्होंने आपकी दवाइयाँ बंद करा दी, इन्होंने आपके टेस्ट बंद करा दिए। मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। अरे इस पृथ्वी के ऊपर भगवान ने भेजा है कुछ पुण्य कमाने के लिए यार। सत्ता के लिए इतना अहंकार मत करो, सत्ता के अहंकार में इतने मत चूर हो जाओ कि इतने बुरे पाप करने लगो। अगर दवाइयों की वजह से किसी की मौत हो जाएगी, अस्पतालों के अंदर दवाइयों की वजह से अगर लोग बीमार रहेंगे तो इससे तो अपना ही नुकसान होगा, दिल्ली के लोगों का ही नुकसान होगा, जनता का ही नुकसान होगा। पर ये सारी ओल्ड एज पेंशन ये सारे मैं दोबारा ठीक कराऊंगा। मैंने बात की आतिशी जी से, सड़कों की रिपेयर चालू हो गई है, आप लोगों ने देखा होगा पूरे दिल्ली के अंदर हमारे मंत्री, सारे विधायक सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं, सबकी रिपेयर चालू करा दी, सारी सड़कों की रिपेयर शुरू हो गई है। सीवर की सफाई भी अब जल्दी शुरू कराएंगे, दवाइयाँ और टेस्ट जो इन्होंने बंद कराए हैं वो भी दोबारा चालू कराएंगे। ओल्ड एज पेंशन मुझे पता चला है कि चालू हो गई है। आज दिल्ली में जनतंत्र नहीं है। पहले हमारे देश में ब्रिटिश राज था, आज हमारे देश में एलजी राज है। जब मैं जेल में था मैंने भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, इनकी जिंदगी, इनके बारे में खूब पढ़ा, अपने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के बारे में खूब पढ़ा। मैं सोच रहा था भगत सिंह ने इसीलिए फांसी खाई थी क्या कि भारत अंग्रेज जाएंगे और एक एलजी आके दिल्ली के ऊपर राज करने लगा, एलजी का राज हो जाएगा। अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली में बस मार्शल होने चाहिए तो क्या एलजी को बस मार्शल हटाने की पावर होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि अस्पतालों में फ्री दवाइयां मिलनी चाहिए तो क्या एलजी के पास दवाइयां बंद करने की पावर होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें फ्री टेस्ट मिलने चाहिए, इलाज फ्री होना चाहिए तो क्या एलजी को इलाज बंद करने की पावर होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें फ्री बिजली मिलनी चाहिए तो क्या एलजी को फ्री बिजली बंद करने का अधिकार होना चाहिए? कौन होता है एलजी दिल्ली के लोगों के खिलाफ निर्णय लेने वाला? और जूते मारेंगे। हमें दिल्ली के अंदर जनतंत्र लेके आना है जो पूरे देश के अंदर दूसरे लोगों का अधिकार है। पूरे देश में आप पंजाब चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, वो लोग वोट डालते हैं, जिस सरकार को चुनते हैं उस सरकार की पूरी पावर होती है। आज दिल्ली के लोगों के पास अपनी पावरफुल सरकार चुनने का अधिकार नहीं है। मैं एक बहुत छोटा आदमी हूं। आज से 10-12 साल पहले सोच के देखो, इस देश में कोई जानता नहीं था केजरीवाल कौन है, कोई नहीं जानता था। ये तो पता नहीं मैंने कुछ पुण्य करे थे कि आप लोगों ने इतना मेरे को मान सम्मान, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैं दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था, झुग्गी बस्तियों से उठा के आप लोगों ने अपने दिल में बसा लिया। मेरे पता नहीं क्या पुण्य की थे। आज मैं आपके सामने कसम खा के जा रहा हूं, अपनी जिंदगी के अंदर आपको मैं पूरे आपके अधिकार दिला के रहूंगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य बना के रहेंगे, दिल्ली को एलजी से मुक्ति दिला के रहेंगे। दिलानी है कि नहीं दिलानी? दिल्ली को एलजी के राज से मुक्ति दिला के रहेंगे, जनता का राज शासन करके रहेंगे, जनता का शासन कायम करके रहेंगे। आपके परिवार कोई नहीं, मैं आपसे मिलूंगा, मिलके जाऊंगा। आप बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, आपसे मिलके जाऊंगा, चिंता ना करो। कोई मिलना चाह रहा है मैं सबसे मिलता हूँ भाई साहब, मैं किसी से मना नहीं करता। दोस्तों मैंने अपने 2 करोड़ लोगों को परिवार माना है। आप सब मेरा परिवार हो। अब अगर आपके घर में महंगाई हो रही है बहुत ज्यादा, मोदी जी ने महंगाई कर दी, तो क्या मैं चुप बैठा रहूं? मेरे को कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मैंने आपकी बिजली फ्री कर दी, बताओ क्या कसूर करा? मैंने आपका पानी फ्री कर दिया, बताओ क्या कसूर करा? दिल्ली की सारी महिलाएं मेरे को अपना भाई मानती हैं,
मैंने अपनी बहनों के लिए बस का किराया मुफ्त कर दिया, बताओ क्या गलत करा? दिल्ली के जितने बच्चे हैं उनको मैं अपना बच्चा मानता हूं, उनके लिए मैंने अच्छे स्कूलों का इंतजाम कर दिया, बताओ क्या गलत करा? मोदी जी कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी दे रहा है, फ्री की रेवड़ी दे रहा है, फ्री की रेवड़ी दे रहा है, मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है केजरीवाल, मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, अगर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना मुफ्त की रेवड़ी है तो हाँ, केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। अगर दिल्ली के लोगों को अच्छा इलाज देना मुफ्त की रेवड़ी है, हाँ, केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। अगर दिल्ली के लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाना, बिजली की फ्री करना मुफ्त की रेवड़ी है, हाँ, केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। आज मैं मुफ्त की रेवड़ियां लेके आया हूं। ये एक पैकेट है, इसमें 6 रेवड़ी हैं। आप जब यहां से जाओगे तो बाहर गेट पे आपको एक एक पैकेट मिलेगा, 6 रेवड़ी का। केजरीवाल ने 6 मुफ्त की रेवड़ी दी है दिल्ली के हर नागरिक को। ये 6, इसमें 6 मुफ्त की रेवड़ी है। कौन कौन सी है? पहली रेवड़ी मुफ्त बिजली, दूसरी रेवड़ी मुफ्त पानी, तीसरी रेवड़ी बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, चौथी रेवड़ी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 5वीं रेवड़ी सबके लिए फ्री और शानदार शिक्षा, 6ठी रेवड़ी सबके लिए मुफ्त और अच्छा इलाज। ये 6 रेवड़ी दे रहा हूँ, 7वीं रेवड़ी आने वाली है, हर महिला को 1000 रुपए उनके बैंक